बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज का अच्छा गुजरे। आज जुम्मा भी है और आपको जुम्मे की मुबारकबाद भी देंगे। रहमतों और बरकतों भरा दिन है, इससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। आप भी फायदा उठाने की आप कोशिश मैं भूल गई थी और मुझे नहीं याद रहा, वरना मैं सुबह जुम्मा मुबारक विश कर देती। चलें आप भी कर दें, इसमें क्या है, जुम्मा मुबारक। तो बहुत अच्छे से दिन गुजारिएगा। रात को एक खबर आई, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दौरा किया था, उम्रे पे गए थे, आपको याद होगा, सऊदी अरब में, और वहाँ पे कुछ लोगों ने हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की थी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस को पामाल किया था। हमने तो उस वक्त भी बड़ा एतराज़ किया था। ये एतराज़ सिर्फ दुनियावी तौर पर नहीं है कि दुनियावी तौर पर इसको बुरा कहा जाए या फिर इस पर सज़ा दी जाए, लेकिन हमारा जोर सिर्फ उस वक्त भी इस बात पे था कि हम ये क्यों भूल जाते हैं अपने सियासी मफादात को देखते हुए कि एक जगह का जो तक़द्दुस है उसका ख्याल रखा जाए और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से बढ़कर, हरम पाक के तक़द्दुस से बढ़कर एक मुसलमान जो कि इस वक्त ईमान की हालत में दुनिया में मौजूद है, बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई मकाम नहीं है। बाकी सब मकामात उसके बाद आते हैं और अल्लाह के अर्श के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी मकाम की हमारे मज़हब में अहमियत है तो हमारे लिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मौजूद है। तो यहाँ पे ये गलती, मैं तो इसको गलती ही कहूँगा, इंटेंशनली नहीं होगा। कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि वो इस किस्म की हरकत करे, उनसे हो गई, लेकिन जिन लोगों ने भी इस हुर्मत को पामाल किया, इसका मूजिब बने, मदीना मुनव्वरा की अदालत ने उन 6 पाकिस्तानियों को सजा सुना दी। जी, 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल कैद की, जबकि 3 को 8-8 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तमाम पाकिस्तानियों को 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना भी किया है। साथ साथ मोबाइल फोन्स भी उनके जब्त कर लिए गए। इन तमाम अफराद के हवाले से, जिनके हवाले से हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद पर बदतमीज़ी की थी और इल्ज़ामात साबित होने पर सख्त तरीन इन्हें सज़ा सुनाई गई है। और ऑब्वियसली, जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि उस मुक़द्दस जगह के तक़द्दुस को पामाल करना किसी भी मुसलमान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है और ये एक अच्छा ट्रेंड सेट तब भी नहीं हुआ था। हाँ, अलबत्ता ये सज़ा जो दी गई है, इससे आइंदा अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आए, उनके लिए ज़रूर एक मैसेज है कि कभी भी आप किसी भी ऐसी मुकद्दस जगह पे जाएं तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी एक्ट ना करें जहाँ से उसका भी जो कह लें, उसकी जो हुर्मत है, उसका जो तक़द्दुस है, वो भी ख़राब ना हो और साथ साथ आप भी इस तरह से जो इन अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करने से गुरेज करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मकामात हैं जिस पे सब लोग जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे अगर आपके अकीदे से मुख्तलिफ कोई शख्स है या आपके सियासी मफादात से मुख्तलिफ कोई शख्स है तो आप उस पर शाउट करना शुरू कर दें, उसे बुली करना शुरू कर दें। ये कतई तौर पे जायज़ नहीं है। मैं तो खुद, मुझे अफसोस हो रहा है उन पाकिस्तानियों के हवाले से जिन्हें सज़ाएँ हुई हैं, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये वाक़या हो गया। खैर से न्यूज़ आपके साथ शेयर की, प्रोग्राम बाकायदा शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। आज कुछ और भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं ममनूआ फंडिंग से, लेकिन आज की बड़ी खबर। तो जनाब, ममनूआ फंडिंग के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो सियासी कशमकश है और महाजराई है वो इस वक्त उरूज पर है। वंस अगेन, कम हुई नहीं कभी। हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालत में जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। PTI का इल्ज़ाम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार नहीं हैं, नून लीग की टीम बने हुए हैं, इम्तियाजी फैसले कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से मुल्क भर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया गया। इलेक्शन कमीशन के दफातर में याददाश्तें जमा कराई गई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया गया। इमरान खान ने कारकुनों से खिताब किया, इलेक्शन कमीशन पर अपने इल्ज़ामात दोहराए, शदीद तनकीद की, अपना दिफा किया और कहा कि कौम को गुलाम बनाने के लिए अब इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और मजीद उनका क्या कहना था, ज़रा सुनिए। ये जो प्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 2 अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी, वो किसी ने कोई $100 दिया हो, फॉरेन फंडिंग हो गई। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है?
जी जनाब, इसी के साथ साथ अगर बात करें, पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराया, ताहम चंद ही घंटों बाद इसे वापस ले लिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मुतहरिक हो चुकी है और इस हवाले से वफाकी काबीना ने बड़े फैसले भी कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस ब्रीफिंग दी, उन्होंने क्या बताया आपको सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक फैसला किया गया है कि जितने इसके अंदर क्रिमिनलिटी के अंसर हैं इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के, वो ये कानूनी और आइनी दायरा कार है FIA का, बाकी जो FBR है या स्टेट बैंक है या NAB है, उसके मुताबिक इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो और उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो आइन और कानून के मुताबिक फॉलो किया जाए। दूसरी जानिब जी PGM ने तोशाखाना केस से मुतालिक इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है और तहरीर छुपाने पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो कार्रवाई है उसकी दरख्वास्त भी की है। इतलात ये भी आ रही है जी कि स्पीकर कौमी असम्बली भी जल्द इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। रेफरेंसेस और नाहलियों से मुतालिक जो कानूनी और सियासी कशीदगी है और जो कश्मकश, इसका अंजाम क्या होगा और आइंदा दिनों में क्या सूरत हाल इख्तियार करे, इस पर हमने बात करनी है। इस वक्त ख्वाजा साहब यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से एक तकरीब है, उससे खिताब कर रहे हैं, आपको दिखा दें। कश्मीर रैली से कमरुज़्ज़मान काहिरा खिताब कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जो ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिक फैसला आया, उसमें अब रेफरेंसेस और नाहलियों से मुतल्लिक जो कानूनी और सियासी कशीदगी है वो किस सूरत हाल की जानिब जाएगी, क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अतर काज़मी मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम UK। हम उन्हें मॉर्निंग तो विश नहीं कर सकते, बट स्टिल अतर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। और सबसे पहले तो ये हम ममनुआ फंडिंग के मामले पे अगर बात करें तो ये हुकूमत और PTI, जो हुकूमत PTI के खिलाफ अदालत में जाने के हवाले से कह रही है और तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान किया और सड़कों पर निकले भी। ये जो कानूनी और सियासी एक कशमकश है, इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? देखिए, ऑब्वियसली जिस भी चीज में सियासत इन्वॉल्व होगी तो उसमें तो दोनों तरह के आपको असरात नजर आएंगे। ये एक तरह से कानूनी फैसला है, इसके ऊपर PTI एहतजाज भी कर रही है और मुझे लगता है कि अदालत वगैरह में भी वो जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ये समझती है कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज आ गई है जिसको वो सियासी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर इत्तलात ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बार बार उन्होंने फॉरेन फंडिंग का लफ्ज यूज किया। तो एक तरह से उसको सियासी एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत की कि ऑल दो क्यों केस बिल्कुल डिफरेंट था, ममनुआ फंडिंग का था। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन ये किसी तौर पे भी ये इस सारे मामले की इंतहा नहीं है। दोनों तरफ से इसको अदालतों में ले जाने की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल आने वाले कुछ दिनों तक यही हम सिलसिला देखते रहेंगे। तो अदालत पे कितना प्रेशर होगा? चूंकि इससे पहले अदालत ने एक फैसला 3 रुकनी बेंच ने जब मरकजी हुकूमत के हक में दिया था कौमी असम्बली के मामले में, तो मौजूदा हुकूमत उस वक्त की अपोजिशन बड़ी खुश थी। फिर जब वही फैसला पंजाब के मामले में इस हुकूमत के खिलाफ और PTI के हक में आया तो वो हुकूमत नाला थी और बड़ा वाज़े तौर पर क्रिटिसाइज किया। तो अब आपको क्या लगता है अदालत के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होगी और क्या वाकई फुल बेंच बनेगा इस सारे मामले के ऊपर अगर ये आगे प्रोसीड करता है? देखिए, पहले तो ये मसला है कि यहाँ पे PTI भी हो जाए, दीगर जमातें भी हो जाए, वो इदारों के ऊपर तनकीद भी करती हैं, लेकिन जिस तरीके से मोअज़्ज़िज़ अदलिया के खिलाफ उस केस में, ये हमजा वाले केस में जब चौधरी परवेज इलाही साहब के केस का फैसला है, जिस तरीके से अदालत के खिलाफ कैंपेन चलाई गई और फिर उसमें सोशल मीडिया पे भी हमने देखा, मीडिया पे भी देखा और ये तासुर दिया गया कि जी फुल बेंच बनाए। ये अतर आप हमारे साथ ही रहिए, इस वक्त एक अपडेट आ रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात कर रहे हैं, आपको लाइव दिखाते हैं। इज़ अ मस्ट एंड उसके ऊपर हम इंशाल्लाह रिलाई करेंगे आज तो प्रोग्राम नहीं है मेरे ख्याल में, तो तौसीफ शरीफ का आज है प्रोग्राम में। कितनी स्लाइड्स हैं? बस 3-4 देने, ज़्यादा ना दें। करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसके बाद जो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है सर, वो ये रेट फॉल है सर 165 हुई है सर। ये जुलाई में अगर आप देखिए 7.5 सालों के मैक्सिमम क्या रहा है, दिस इज नो कंपैरिजन विद दिस सर। और सर
हमारे सारे प्लान इन प्लेस है सर, एक जगह को विजिट किया होगा सर, इस वजह से डैमेज हमारा सबसे कम हुआ सर। और इस वजह से सीएम साहब ने इसको रिव्यू किया होगा, दिस इज द बेसिक रीजन बिकॉज फॉर दीज फ्लडिंग सर 165 एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स। नेक्स्ट इसमें से सर हमने 99,000 97,000 सर अनप्रेसिडेंटेड जो पानी था सर हमें पास करवाया सर, और कोई डैमेज नहीं होता सर। नेक्स्ट एक और बात सर, एरियल व्यूज भी हमने लिए हुए हैं सर। सर जिस जगह पे फ्लड आया था सर पीटीएम में सर हमने ड्रॉन किए थे, हमने उसकी एरियल व्यू भी लिए हुए हैं। ये कौन सी जगह है सर? ये हमारी है कौन सा की साइड सर, जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लड आया सर वो जो कल सर जहाँ पे ब्रेक हुआ सर। जी जी बस उसमें करा लो प्रेजेंटेशन करा लो। सर प्लान्स भी प्लेस थे, एक जगह की सर 24 आवर्स सर हमने इंस्पेक्शन किया सर, किसी एक चीज़ को भी हमने चांस पे नहीं छोड़ा सर। नेक्स्ट सर रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हम खुद इन्वॉल्व रहे हैं, और सर रिहेबिलिटेशन में फौरी तौर के ऊपर पीटीआई में कैंप लगाए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज दी है, वैक्सीनेशन स्टार्ट किया सर, जानवरों की वैक्सीनेशन तक सर हमने स्टार्ट किया सर। रातों को सर हमने ट्रेंड पे लगाए, किसी को हमने सर स्पेस नहीं होने दिया, एक जगहों पर। चीफ सेक्रेटरी मेडिकल आपके कैंप्स और वेट कैंप सारे ऑपरेशनल हैं? ठीक, वेरी गुड, ठीक, अच्छा जी। हर बस्ती में हम पहुँचे हैं। ये सर सीएस ने आपको बता दिया सर, हमारी जो मैक्सिमम डेथ्स हुई है सर वो सिर्फ हुई हैं कौंसला के अंदर, वो एक ही खान बात देगा जिस पर वो बंद चुका है सर। उसका सर इशू सर कैंडी को रिजॉल्व होने वाला है सर, वो 1984 में बागड़ा ने बात बनाया था, और सर हम वो बताया उन्होंने बिल्कुल ठीक। सर उसकी वजह से ये सब उसके अलावा सर टोटल प्रतीक नहीं है सर। सर अगर वो ना होता तो सर हमारे पास ज़्यादा था सर रूफ कोलैप्स हुई थी, अदरवाइज सर हमारी नहीं थी, हमने सर टाइमली लोगों को सर से निकाला सर। नेक्स्ट सर ये हमारे सारे रिलीफ में हम जो है ना अलॉन्ग जो है हमारी कोई सामान ठीक है, बहुत शुक्रिया। आई थिंक मैं समझ गया हूँ सर, नाउ वी हैव टू विजिट करनी है हमने, बहुत मेहरबानी आपकी, और पंजाब गवर्नमेंट डेफिनेटली काम कर रही है, एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व, और फेडरल गवर्नमेंट इज़ देयर टू असिस्ट यू इंशाल्लाह, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस पूरी एफर्ट्स के साथ काम करें, और जितना भी अब आगे, मुझे रास्ते में मैं जहाज़ में जनरल साहब से बात कर रहा था, देर आर चांसेस ऑफ फर्दर स्पेल्स, एंड उसके लिए आई थिंक उसकी प्रिपरेशन जो है आपको एडवांस करनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता वो स्पेल्स आते हैं तो वी हैव टू बी फुली वेल गार्डेड एंड ऑन आवर टोज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मेहरबानी करके आप पूरी तैयारी करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर करेगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है आज 5 अगस्त है, और मकबूजा कश्मीर पर जो भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है इसको आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त 2019 की, जब नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख किया, मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। मुख्तलिफ मुजाहरों और एहतजाज के डर से पूरी वादी को लॉकडाउन करके एक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, एक जेल में तब्दील कर दिया गया, 90 लाख मासूम कश्मीरियों को घरों में महसूर किया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन गई। न बच्चे तालीम के लिए जा पा रहे थे, न बुजुर्गों तक अद्वियात पहुंच रही थी, खाना, पानी और जितनी भी अशिया इनकी तरसील मुअत्तल कर दी गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया और दुनिया भर से राब्ते ख़त्म कर दिए। गर्ज कोई ऐसी मिसाल नहीं छोड़ी बदतरीन इंसानी हकूक़ को सल्ब करने की जो इस दिन कायम नहीं की गई। इसी हवाले से आज हम करेंगे, हमारे साथ शमीम शॉल साहिबा मौजूद हैं, हुर्रियत रहनुमा, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। शमीम साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मकबूजा कश्मीर पर अगर भारतीय तसल्लुत की बात करें तो 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, और ये गैर कानूनी तसल्लुत, भारतीय तसल्लुत आज भी जारी है। क्या कहेंगे आज के दिन के मौके पे आप? शुक्रिया आप लोगों का। आज यूएम में इस्तेसाल पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, इसी हवाले से कि 5 अगस्त को जो भारत ने अपना जो उसका कब्जा था, उस कब्जे को मुस्तहकम करने के लिए और उसको हिंदुस्तान में जम करने के लिए उन्होंने कश्मीर की जो आइडेंटिटी है उस पर भी हमला कर दिया,
और अपने ही आइन जो है उन आइन को तोड़कर उन्होंने वहाँ पर भारत से जो के बाशिंदे हैं उनको बसाने की एक साजिश की। और जो हम 2010 में बता रहे थे कि हिंदुस्तान डेमोग्राफिक चेंज करने जा रहा है, हिंदुस्तान डेमोग्राफिकली कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर जम करेगा, तो वो उन्होंने 2014 में जब उन्होंने हुकूमत ले ली और उनका जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, उस पर अमल पैरा होने के लिए उन्होंने दोनों आर्टिकल 370 आर्टिकल भी और 35A जो किसी भी गैर रियासती बाशिंदे को कश्मीर में रहने की इजाज़त नहीं देता है, तो वो भी उन्हें ख़त्म करके गोया मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपने अंदर जम करने की और जो कब्जा था उस कब्जे को और मजबूत करने के लिए 10 लाख फौजे वहाँ भेजकर ये मंसूबा कामयाब करने की कोशिश की। तो इसी जुल्म के खिलाफ और इसी ये जो इस्तेसाल हुआ है कश्मीरियों का, एक तो उनकी जो हक खुद इरादियत जिसकी गारंटी दुनिया ने दी थी उसको उन्होंने जख्म पहुंचाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ से कश्मीर की जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट है उसको ख़त्म करके उनकी आइडेंटिटी के साथ साथ माइनॉरिटी में तब्दील करने का एक बहुत ही गदामना मंसूबा भी इस वक्त वो न सिर्फ तैयार है बल्कि उस पर अमल भी कर रहे हैं, किया जा रहा है। शमीशा साहब, एक तो ये कि हमें मालूम है कि वहाँ पे जो कश्मीरियों का जो आबादी का तनासुब है इसको तब्दील करने के लिए कुछ ऐसे फैसले किए गए, जैसे पहले भारतीय जो शहरी हैं वो कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, अब वो खरीद सकते हैं। इसी तरह लोग बसना शुरू हो गए वहाँ पे ताकि मुस्लिम आबादी का तनासुब कम हो जाए, डोमिसाइल बनाने का अमल शुरू किया गया। एक तो अब तक भारत इसमें किस हद तक कामयाब रहा है, और दूसरा ये कि जिस तरीके से एक मौसर आवाज़ आज से 2 साल पहले कश्मीर के अंदर से या कश्मीर के बाहर से बॉर्डर के दोनों तरफ दुनिया भर में उठ रही थी, क्या आप बतौर कश्मीरी रहनुमा ये समझती है कि वो आवाज़ अब भी उतनी तवाना है या उसकी तवानाई में कमी आई है पिछले 2 सालों में? देखिए, 2 चीजें भारत ने की है। भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर आप इसको देखेंगे उसमें एक हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को रहने के वो बिल्कुल इसके हक में नहीं थे। उन्होंने अमित शाह ने अपने बहुत सारे जो उन्होंने तकारीर की उन्हें बताया है कि जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है मकबूजा जम्मू कश्मीर में और उसको माइनॉरिटी में तब्दील करने के लिए उन्हें खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान भी कर दिया। 2 चीज़ें हो गई, एक तो वेस्ट पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए थे हिंदुस्तान जिनको उनको बसाना था, उनको जम्मू के साथ बॉर्डर्स पर रखा गया, हिंदुस्तान की बॉर्डर और जो कश्मीर की बॉर्डर है उधर, और उनको सर्टिफिकेट्स देने का उनको प्रोग्राम था। दूसरा, उन्होंने जब ये 35A उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसके मुताबिक जितने भी जिन्होंने सर्विस की है मकबूजा जम्मू कश्मीर फौजियों ने, उनको उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट देना शुरू कर दिया। ठीक है, इंतहाई गैर इंसानी इक़दाम। शमीशा साहब, वक्त हमारे पास, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं और आइंदा भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कश्मीरियों के हक के लिए हम बोलते रहे हैं, बोलते रहेंगे और भारत के खिलाफ भी। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, जिस पर सना हमायूं मुलाकात करवा रही हैं आज मालदीव की हाई कमिश्नर फरजाना जाहिर साहिबा से। देखते हैं आज का फ्लैग्स। दुनिया भर के सयाहों के ख्वाबों की एक सफेद रेत, नीला पानी और उसमें घिरी चट्टानों के कुदरती मनाजिर से मालामाल ये है मालदीव। मालदीव अपने दिलकश मनाजिर, जजीरों, समंदर की आगोश और कुदरती हुस्न की वजह से जमीन पर जन्नत कहलाने वाले चंद खत्तों में अपना एक खास मकाम रखता है। मगर जहां माहौल दुश्मन इंसानी सरगर्मियां दुनिया भर के कुदरती हुस्न को मान कर रही हैं, वहीं मालदीव भी मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर मालदीव का मौसम मौजूदा रफ्तार से मुतासर होता रहा तो 1200 जजीरों पर मुश्तमिल ये मुल्क 2030 तक समंदर की प्यास बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ।
आज मैं मौजूद हूँ रेजिडेंस ऑफ मालदीव्स में, जहाँ पर आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हर एक्सीलेंसी फरजाना ज़ाहिर, हाई कमिश्नर ऑफ मालदीव्स। योर एक्सीलेंसी जनाब सफ़ीर, हमारे लिए वक्त निकालने पर बेहद शुक्रिया। Thank you for having me. Okay, so your excellency, आप पाकिस्तान 2 साल पहले आए, आपको यहाँ के लोग कैसे लगे? पाकिस्तान में रहने का तजुर्बा कैसा है? The people and culture of Pakistan. No, it's been a wonderful experience for me. Naturally, when I came in 2020, it was. अभी तक तो मेरा तजुर्बा काफ़ी अच्छा है। मैं कोरोना के दिनों में यहाँ आई, वो वक्त बहुत मुश्किल था। हम लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए थे, लेकिन अब मैं यहाँ बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। मैं यहाँ जब भी बाहर निकलती हूँ, यहाँ का ग्रीन एनवायरनमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं यहाँ पाकिस्तान के लोगों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं। मैं समझती हूँ कि मालदीव और पाकिस्तान की सकाफत में काफ़ी मुमासलत है। पाकिस्तान की तरह मालदीव भी मुसलमान अक्सरियत रखने वाला मुल्क है। मुझे यहाँ बिल्कुल अपने घर जैसा ही महसूस होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें सुनती हूँ। हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि खातून होने के नाते सिफारती सतह पर काम करना क्या मुश्किल है? How is the experience and how is your family taking a role? I'm here with my husband and 2 kids. मैं यहाँ अपने शौहर और बच्चों के साथ ही रह रही हूँ। मेरा बेटा 15 साल का है और मेरी बेटी की उम्र 10 साल है। मेरे पूरे करियर में ये मेरे साथ ही रहे हैं। किसी नई जगह पर जाकर वहाँ एडजस्ट होना बच्चों के लिए इंतहाई मुश्किल होता है। इसमें काफ़ी वक्त भी लगता है, लेकिन यहाँ मैं अपने शौहर का जिक्र लाजमी करना चाहूँगी। मेरे पूरे करियर में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक खातून होने के नाते इस तरह ट्रैवलिंग करना और फिर पूरी फैमिली के हमरा ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेरे काम का हिस्सा है और मैं समझती हूँ कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो किसी के लिए भी इस शोबे में करियर बनाना मुश्किल नहीं। With the support of the family, more people will be able to pursue career like this. And this is a profession where we don't see more. इस तरह के शोबों में खवातीन का रुझान बहुत कम देखने को मिलता है। आप शायद तीसरी खातून सफीर हैं जिनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। अब हमें मालदीव के बारे में बताएं। वहाँ आप लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं? Their weather, their people, how do you celebrate festivals there? So Maldives is a group of small, very small islands. मालदीव छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। तमाम पाकिस्तानी मालदीव के बारे में जानते ही हैं। मालदीव के 99% हिस्से पर समंदर हैं। हमें तो लगता है हम एक बड़ी समुद्री रियासत है बजाय छोटे छोटे जजीरों के। मालदीव के लोगों का दारोमदार माहीगीरी पर है। हम ज़्यादातर समुद्री खुराक का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कौमी ज़ुबान में अरबी और उर्दू के अल्फाज काफ़ी ज़्यादा हैं। Sometimes Urdu, Sinhalese. Maldives is considered to be one of the सयाहत के लिहाज से मालदीव दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। आपके ख्याल में इसकी कामयाबी की वजह क्या है? Tourist destination. I think it's the commitment from all stakeholders in the industry. मैं समझती हूँ इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का किरदार है। इनके अज़्म से ही आज ये मुकाम हमने हासिल किया और मालदीव पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमने पायदार सयाहत के असूलों को अपनाया, इसमें जिद्दत मुतारिफ करवाई। मालदीव की सयाहत को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज जहां हम खड़े हैं, हम बहुत मुतमईन हैं। 50 years of tourism in Maldives. We are very happy where we are. Fantastic. जबरदस्त। आपको पाकिस्तान में सयाहती मकाम कैसे लगे? Visited a lot of places in here. Well, actually, I haven't traveled that much. मैं पाकिस्तान में ज़्यादा घूमी तो नहीं हूँ। पहले साल जब मैं यहाँ आई तो कोरोना की वजह से बाहर आना जाना बंद था, लेकिन मैं मरी, लाहौर, कराची घूम चुकी हूँ और अब पाकिस्तान के शुमाली इलाके घूमना चाहती हूँ। मैंने गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा तस्वीरों में देखा है। बहुत खूबसूरत इलाके हैं। मेरी कोशिश है कि जब तक मैं यहाँ हूँ पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकूँ। That hopefully I'll get that opportunity while I'm here to travel. Fantastic. Okay. So sadly, but बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मालदीव आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबा जा रहा है। अगर इसी तनासुब से ये जारी रहा तो 2030 तक मालदीव मुकम्मल तौर पर समंदर में मिल जाएगा। आपकी हुकूमत इससे बचने के लिए किन इकदामात पर गौर कर रही है? To save the island or
vice versa. It is a real threat for us, but जी हाँ, ये एक हकीकी खतरा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर प्लानिंग के जरिए इससे निपट सकें। अगर समंदर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो हमारी जिंदगियां बहुत मुतासिर होंगी। हमें अपने तौर तरीकों पर समझौता करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक कार्बन के इखराज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि तवानाई के काबिल तजदीद ज़राए बनाए जाएं और उन्हीं पर इन्हिसार किया जाए। मैं समझती हूँ कि हम जितना कर सकते हैं इतना कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी ममालिक की मदद की भी ज़रूरत है। हमें कुदरत और फितरत पर मबनी हल तलाश करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि मालदीव और पाकिस्तान दोनों ही मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर हैं। दोनों मुल्कों को इस शोबे में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। that is one area we both of our countries can also work internationally in the multilateral forums. Definitely we'll be looking forward to some. मेरी दुआ है कि खुदा इस आइलैंड की हिफाजत फरमाए। आपने हाल ही गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से मुलाकात की। गुजरावाला एक्सपो 2022 का इनेकाद भी लाहौर में होने जा रहा है। पाकिस्तान के सनती शोबे में आप कितना पोटेंशियल देखती हैं? Well, there is a lot of potential for Pakistan. इस शोबे में पाकिस्तान के पास बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की पैदावार अच्छी है। मैं जब भी कारोबार और तिजारत की बात करती हूँ तो मेरा मकसद मालदीव के लिए आसानियाँ तलाश करना होता है। मालदीव वो मुल्क है जिसका दारुमदार मुकम्मल तौर पर दरामदात पर है, मछली या समंदर के अलावा। हमारे पास वहाँ और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को मालदीव में कारोबार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करूँ, लेकिन कनेक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज है। कारोबारी सरगर्मियों को राग़िब करने के लिए ज़रूरी है कि पहले कारोबारी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अगर हम कनेक्टिविटी के मसाइल का हल तलाश कर लें तो इस शोबे में बहुत काम हो सकता है। I think that will flourish. पाकिस्तान और मालदीव के माबैन तिजारती ताल्लुकात कैसे हैं? Trading, there is some level of trading happening, not as much as we would like to. कुछ हद तक दोनों ममालिक के माबैन तिजारत हो रही है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। पिछले 2 सालों में इसमें इजाफा भी हुआ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इसमें और इजाफा हो। हमें पाकिस्तान के आम बहुत पसंद हैं। मालदीव पाकिस्तान से ज़्यादातर खाने पीने की अशिया दरामद करता है, जिसमें चावल, गोश्त और दालें शामिल हैं। मैं चाहती हूँ कि बाकी शोबों में भी तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ें, जैसा कि तामीरात, इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल और सयाहत वगैरह। There's so much textile here. I think we can do a lot of work together. Fantastic. We'll be looking forward more trading related. ज़बरदस्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि तिजारती सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा हो। CPEC से बराह रास्त मालदीव वाबस्ता तो नहीं, लेकिन एक सफ़ीर होने के नाते CPEC के मंसूबे को आप कैसा देखते हैं? How do you see CPEC impacting world's economy and Pakistan's economy? No, like any other. कोई भी ऐसा मंसूबा जो मुआशी तरक्की के लिए मौके पैदा करे वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। मुआशी तरक्की ही लोगों में खुशहाली लाने का वाहिद जरिया है। CPEC जैसे मंसूबे की पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। To the people, so it should be. I think that is important. Fantastic. Your Excellency, it's been pleasure. आपको सुनकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में जानने का ये मौका मेरे लिए बहुत मुफीद रहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर मालदीव को बचा लेंगे, क्योंकि हमें मालदीव से बहुत प्यार है। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ सवालात करूँगी और आपको जानने की कोशिश करूँगी। More about your likes, your dislikes. So we'll be moving forward to our next round. Now I would like to know more about Maldives, your impersonal life, and I could see a lot. मुझे यहाँ मालदीव की कुछ खास चीजें दिखाई दे रही हैं। मुझे इन सीपियों के बारे में बताएं। ये मुझे मुनफरिद नजर आ रही हैं। क्या ये मालदीव के साहिल से लाई गई हैं? Kind of seashells. So are these from the beach of Maldives? Yes, that is from the Maldives. जी हाँ, ये मैं खुद मालदीव से यहाँ लेकर आई हूँ ताकि यहाँ लोगों को इन मुख्तलिफ और मुनफरिद सीपियों के बारे में बता सकूँ। Fantastic. I'm going to take few with me. Yes. So, Your Excellency, I could see samosas on my table. Do you call these samosas? No, in Maldives we call it bhajia.
बजिया। So samosa is more popular in the समोसा world. दुनिया I भर think में you मशहूर है। stuff with tuna कुछ लोग इसे or सब्जी से बनाते हैं, stuff with हम लोग vegetables. ज्यादातर आलू वाला Most of the समोसा खाते cultures हैं। have the same thing. Yes. And इनके what do you बारे में call मुझे this? बताएं, These are क्या ये चिप्स हैं? kind of things? Yeah, that's actually made with bread. जी हाँ, ये ब्रेड से बनाए गए हैं। Basically breadfruit chips. Fantastic. I'm gonna try this, but first let me have a rapid fire round. मैं इसे जरूर ट्राई करूंगी। And इससे पहले like to अब हम know रैपिड फायर की तरफ about बढ़ने your लगे हैं। likes and dislikes. So what was your first job? My first formal job was at the Department of External Resources as a secretary. So what color do you like? I like blue. So your favorite Pakistani food, if I may ask? That's a very hard thing because there's so much to choose from. But I'll go with biryani. I Oh, like biryani. fantastic! Biryani बिरयानी तमाम is सुफरा को all-time बहुत favorite पसंद है। ambassador food. So one thing you didn't like about Pakistan or in Pakistan? That's a very hard thing to answer. No, बहुत मुश्किल सवाल है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन एक चीज़ देखकर मैं बहुत हैरान हुई। वो ये है कि पाकिस्तान में लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं और काम का आगाज़ करते हैं। A lot of things in the morning and then Okay. yeah, but that was one thing. Okay, last song you listened. Pasuri, the Oh, very Pasuri, famous, the fever, Pasuri fever is everywhere. Even I am loving Pasuri these days. Yes, I like that one. Okay, fantastic. So your favorite word in Urdu? Khoobsurat. It means beautiful, right? Yes, that's what you're looking. Okay, so now I have yes or no. अब मैं जो भी सवाल करूंगी, Either इसका you will जवाब say yes, आप हाँ या ना में दे सकती हैं। Okay. Are you active on social media? Yes or No. Oh, fantastic. Do you think क्या you आप could कभी win गेम a शो जीत सकती हैं? Game show? No. Okay, you're not lucky being having free gifts in your life. No free rides in your life. Fantastic. So do you enjoy आपको लोगों के सामने perform करना पसंद है? an audience? I would say no. Okay. No, not a very. Okay. Do you believe in ghosts? I don't know. Ghosts. I haven't had an पता नहीं, encounter, so अभी तक मेरा वास्ता नहीं पड़ा जिन्नात से। Not anymore. no. Maybe there are other beings, but Okay, so that's fantastic. Now I would like to share some delicacies. Please. ये था आज का फ्लैग्स। मुझे तो बहुत खुशी हुई योर एक्सीलेंसी से मिलकर, मालदीव्स के बारे में जानकर, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर से मुलाकात। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें मेरी परवेज और वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि हर फर्द के लिए जो बुनियादी नफ्सियात है उससे वाकफियत क्यों ज़रूरी है। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। किसी से बात कैसे करनी है, किसी के दुख के अंदर उसको कितना सुनना है, उसको कैसे सुनना है, अपने बच्चों की पर्सनालिटीज़ के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, हमने उसको कैसे डिटेक्ट करना है, ये सारी बहुत ही बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि शायद हमें अगर पता हो, शायद हमें अगर अंदाज़ा हो, तो हम बहुत बेहतर रिलेशनशिप्स, बहुत बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड भी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास अगर इनिशियली इंफॉर्मेशन हो, कुछ अवेयरनेस हो कि साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, आपके इमोशंस और आपकी जो पर्सनालिटी है वो उसके साथ किस तरीके से लिंक्ड है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सादा, बहुत ही बेसिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर क्योंकि बात नहीं की जाती इस बारे में, हमें इतना पढ़ाया नहीं जाता इस बारे में, तो इस वजह से हम ये अवेयरनेस जो है उसको लैक करते हैं। वकार साहब हमारे साथ हैं, तो पूछते हैं सर, मुझे बताइएगा कि जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है या जो साइकोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है, हम एज अ सोसाइटी उसको इस तरीके से लैक कर रहे हैं कि हम अपनी 25, 30
35 साल की उम्र के अंदर जाकर हम पहली दफ़ा समझते और सुनते हैं कि शायद साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी लोगों को डिफरेंसेस का भी नहीं पता, साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट क्या होता है, थेरेपी क्या चीज़ होती है, किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। तो आपके ओपिनियन के मुताबिक आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिकल बेसिक नॉलेज कितनी, कब और कैसे लेनी चाहिए? बात ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है साइकोलॉजी के हवाले से, पत्नी साइकोलॉजिस्ट, आप जनरली आपसे लोग पूछते हैं कि अच्छा आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो अच्छा फिर भी आप नॉर्मल हैं। अच्छा, लोगों के जहन में पता नहीं साइकोलॉजी का क्या एक खदोखाल है, और स्पेशली जो सबसे, चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खदोखाल है वो वाले हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो कोई पागल लोग जाते हैं, और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो उसके बारे में ये गुमान करना कि उसकी कोई ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें तोड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर लोगों को एक्चुअली पता चल जाए कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजिकल हेल्प किन मामलात में लेनी चाहिए, तो शायद वो हर मतलब महीने में शायद एक दफ़ा लाजमी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करें अपने पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से या पर्सनल कोई भी मामला है उसके हवाले से, बिकॉज जब उनको ये पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी जो है वो तो बेसिकली, या साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है, वो आपकी मेरी ज़िंदगी को बुलंद करता है। अगर दो मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं और वो चले गए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, और साइकोलॉजिस्ट ने अब उसके झगड़ों की जो जिसको कहते हैं ना जो कंटेंट है, उससे एक साइकोलॉजिस्ट को क्या गरज हो सकती है, अब उसके पास तो रोज़ाना ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो जनरली लोग इसलिए कहते हैं कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें क्यों शेयर करें, जबकि वो पर्सनल चीज़ों को पर्सनल नहीं ले रहा होता, बल्कि साइकोलॉजिस्ट उसको साइंटिफिक ले रहा होता है, और उस तरीके से एनालिसिस करके अगर आपको वो एक ऐसा सोल्यूशन दे देता है, एक ऐसा हल दे देता है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और आपके झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। तो आप इमेजिन कि घर में अगर झगड़ा ख़त्म हो गया तो उसके बच्चों पे क्या असरात होंगे, उसकी आगे पूरी नस्लों पे क्या असरात होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर साइकोलॉजी में, चलिए आपने जो बुनियादी तौर पे किया कि आम आदमी को साइकोलॉजी से कितना वाकिफ़ होना चाहिए, जनरली तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी को हर इल्म से एक बेसिक वाक़फ़ियत होनी चाहिए। मसलन फ़िज़िक्स है तो मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िक्स के जनरल एरियाज़ कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िक्स में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, हार्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि पिछले 100 साल से हल नहीं हुए। ये एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए केमिस्ट्री के वाले से भी, तो सेम साइकोलॉजी के वाले से। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जब एक कपल जाता है और अगर उनके कोई झगड़े चल रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट को उसके कंटेंट से कोई गर्ज नहीं है, और वो जो सोल्यूशन है वो उसको सोल्यूशन ये नहीं बताएगा कि मुझे लगता है कि आपकी अम्मी आपकी वाइफ को ऐसे तंग कर रही है तो मुझे लगता है आप ऐसे करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी सिचुएशन को बेस्ट जानते हैं। वो बताएगा ये कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट को हैंडल कैसे करना है, आपके बेस्ट कॉन्वर्सेशन के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं। तो उसी तरीके से हेल्पिंग स्किल्स जो है या जो काउंसलिंग है, दैट इन इट सेल्फ, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास लोग समझते हैं कि वही जाता है कि शायद जो पागल हो जाता है या शायद वो कोई बहुत सीरियस जहनी मरीज़ होता है। तो काउंसलिंग और हेल्पिंग स्किल्स हमारी डेली ज़िंदगी के अंदर, हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए ना, हेल्पिंग स्किल्स से मुराद, अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि अगर एक आम फ़र्द जो है, जनरली हम फैसले कर रहे होते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हम बाइस्ड हैं और हम बाकायदा तअस्सुब का शिकार हैं और अकली तअस्सुबात का शिकार हैं, जिनको कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। अगर हम उनको पहचान सकते हैं तो उसको पहचानने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अपना डिसीजन मेकिंग में हम बहुत रैशनल हो जाते हैं और अकली हो जाते हैं और बेहतर फैसला करते हैं, बजाय इसके कि उसमें अच्छी तरह फोबियाज़ हैं, अगर हम उनसे वाकफियत हासिल कर लेते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मसलन लर्निंग के जो बेसिक्स हैं उससे अब जब हम वाकफियत हासिल कर लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो बच्चे की जो लर्निंग है, जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये पत्नी ग्रेड नहीं ले रहा या स्कूल प्रॉपर नहीं जाता या होमवर्क नहीं करता, तो हमें उसका जो अदर देन स्कूल स्टफ़ है वो भी क्योंकि हम फिर कंसिडर करना शुरू करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वो तो एक खौफनाक लर्निंग प्रोसेस में है, वो तो एक इतनी बड़ी लर्निंग प्रोसेस में है कि वो तो इतना लर्न कर रहा है कि मसलन अगर मैं एक बेसिक साइकोलॉजी से जो वाकिफ़ आदमी है तो वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि मैं 10 दिन के टूर पे तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि बच्चों की तालीम का हरज हो जाएगा। वो ये देखेगा कि 10 दिन उसने पत्नी स्कूल में तो क्या तालीम हासिल करनी है, लेकिन वो 10 दिन जब वो टूर पे जाएगा तो वो एक इतनी बड़ी लर्निंग है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ज़ुबान, डिफरेंट लोगों से मिलेगा, लैंडस्केप देखेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा। वो लर्निंग
उस 10 दिन के साथ उसका कंपैरिजन ही नहीं। बिल्कुल। सो लर्निंग की जब बेसिक्स के आपको आइडिया हो जाता है तो आप बच्चों पे थोड़ा सा उनके क्या कहते हैं उनके हाल पे रहम करते हैं। इसी तरह जो खौफ हैं, जो तासुबात हैं, ये जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये इवन हमारे तो कौमी सतह पे भी हैं, सियासी सतह पे भी हैं, बहुत सारी जगहों पे हैं। आपने मिसाल दी बच्चों की कि किस तरीके से जब हम बच्चे को लेकर जाते हैं कहीं पर तो हमें लगता है कि शायद उसका हर्ज हो जाएगा। वो एक आई वाज रीडिंग इट समवेयर, उसमें लिखा हुआ था कि अगर बच्चा मैथ में वीक है और टेनिस में बहुत अच्छा है तो पेरेंट्स उसको मैथ का ट्यूटर लगा के देते हैं, टेनिस का कोच नहीं देते हैं। तो हम उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने के बजाय उसकी वीकनेसेस को जो है वो इम्प्रूव करने की, वो भी ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भूल रहे होते हैं कि किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को हमने मजीद इन्हांस करना है। तो आई वॉन्ट यू टू कंक्लूड दिस होल कॉन्वर्सेशन विद दिस पॉइंट कि एक जो पेरेंट है उसका एक सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकल एड देने का कितना बड़ा एक रोल हो सकता है? बहुत ज़्यादा किरदार हो सकता है। फिर मैं तो उमूमन एक बात कहता हूँ कि आप कोई भी अपना गैजेट या कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल और बड़ा शौक से पढ़ते हैं। तो दुनिया की कम्प्लेक्स तरीन चीज़ जो है वो आप लेके आ रहे हैं बच्चा, तो आप उसको मैनुअल पढ़ने का, उसकी बेसिक्स पढ़ने का आपको नहीं है। और कंक्लूड करते हुए, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन कंक्लूड करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आप मेरे पास आई हैं कि मुझे वोट चाहिए और आप एक ऐसी गाड़ी से उतरी हैं जो कि 8 करोड़ की गाड़ी है या 10 करोड़ की गाड़ी है और आपका घर भी इस तरह है और सारा, और आप मेरे पास आके बैठ कह रही हैं कि मैं आपकी गुर्बत ख़त्म करना चाहती हूँ, मेरे दिल में बड़ा दर्द है, तो मैं जब बेसिक एम्पथी के फिनोमेना को उससे वाकिफ़ हूँगा साइकोलॉजी में, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये किस हद तक मेरे साथ एम्पैथेटिक है, तो मुझे आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ ये है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इसलिए मैं कौमी सतह पे कह रहा हूँ कि माशरती सतह पे या सियासी सतह पे या किसी भी सतह पे जब आप बेसिक साइकोलॉजी को जानते होते हैं तो ना सिर्फ आप बेहतर फैसले करते हैं, आप वोट बेहतर लोगों को देते हैं, आप मतलब हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है या जो फैसलों की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। हमने सीख लिया है कि फ़र्स्ट एड किसके हैं, किसी को बुखार हो तो इमीडिएट बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, किसी को कोई इंजरी हो जाए तो हमने किस तरीके से उस वक्त रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सोचा कि साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड जो है वो सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सिर्फ आपको शायद इंटरनेट की ज़रूरत होगी, और मैं ये नहीं कह रही कि हम अब सेल्फ थेरेपी या हम खुद से डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो आपको साइकोलॉजी का होना चाहिए, जो कि आपको अपने आप को समझने में और अपने लव्ड वंस को, दुनिया एज अ होल, सोसाइटी को समझने में आपको मदद करेगा, वो इंडिविजुअल से जो सोशल का जो जर्नी है वो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वील बी बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से, जिसमें हम खुशी से एक मेडल लेके फूले नहीं समा रहे, लेकिन उस एक मेडल ने बहुत सारी मायूस कुन कारकर्दगी जो मुख्तलिफ प्लेयर्स और फॉर्मेट्स की तरफ से आई है उसको थोड़ा उस पर पर्दा डाला है। खैर जनाब, मायूस कुन कारकर्दगी ओवरऑल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स की 13 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, और 103 रुकनी दस्ता बर्मिंघम पाकिस्तान का पहुंचा था, जिसमें 68 खिलाड़ी मजमूई तौर पर शामिल हैं। इसमें खवातीन की तादाद 25 है और 35 ऑफिशियल्स शामिल हैं। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग में पाकिस्तान मेडल्स की दौड़ से तकरीबन मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका है। और रात गए जो एक अच्छी खबर आई थी वो जूडो में शाह हुसैन के हवाले से थी, जो कि एक्सपेक्ट तो गोल्ड करे थे लेकिन ब्रॉन्ज बहरहाल जीते, और जनूबी अफ्रीकी एक जूडो प्लेयर थे, उनको हराकर उन्होंने ये टाइटल हासिल किया, ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और फिर नूर दस्तगीर ने तो तारीख रकम कर दी पाकिस्तान के लिए। 109 kg प्लस की कैटेगरी में गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया। जी बिल्कुल, गोल्ड मेडल तो उन्होंने नाम किया। यूँ मजमूई तौर पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम है उसने पाकिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में 7 गोल से शिकस्त देकर कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स की दौड़ से भी बाहर कर दिया। आज पाकिस्तान के 5 एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में होंगे। रेसलिंग में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे, जिनमें इनाम भट्ट और रेसलर इनायतुल्लाह से। अच्छा, इनाम भट्ट से हमारी उम्मीदें हैं, इन दोनों से हैं ऑब्वियसली। और ओवरऑल इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान खेलों के मैदान में अपना खोया हुआ मकाम क्यों हासिल करने में नाकाम नजर आ रहा है, इस पर तो हमने बात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जी पीसीबी ने दौरा नीदरलैंड्स और आईसीसी T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और जो नीदरलैंड्स के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए 16 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, और T20 एशिया कप के लिए 15 खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया है। कैप्टन जो होंगे बाबर आजम होंगे, नायब कप्तान शादाब खान होंगे, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ,
कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद वसीम जूनियर भी दौरा नीदरलैंड्स का हिस्सा होंगे। जबकि नसीम शाह की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, शाहीन जाफरीदी की बात करें, शाहनवाज धानी की बात करें, जाहिद महमूद की बात करें, तो उन्हें वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में हिस्सा बनाया गया। इस ओवरऑल सिचुएशन पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब। सबसे पहले तो आगाज़ में हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। ओवरऑल इतने सारे खिलाड़ी गए, 103 रुकनी स्क्वाड गया, पूरी ओवरऑल जो हम बात करें लोग गए वहाँ पर, 25 खवातीन भी शामिल थी। फिर भी कोई 1-2 प्लेयर्स के अलावा हमें को खातिर खा परफॉर्मेंस किसी भी स्पोर्ट के अंदर नज़र नहीं आई। देखिए, आपने खुद ही अभी जो बताया उसमें ऑफिशियल्स की तादाद का भी आपने जिक्र किया, तो उनको तो माइनस कर लें। बहुत सारे लोग तो सिर्फ बरतानिया की ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए वहाँ गए थे। और फिर ये भी है कि हम लोग जो है इस तरह करते हैं जैसे बच्चे हैं ना, सारे साल कुछ पढ़ते नहीं है, पेपर देते हैं, उसके बाद जब तकरीब होती है ना प्रेजेंटेशन की, जी फर्स्ट ही आया, सेकंड ही आया, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कि जी फर्स्ट में आऊँगा, सेकंड में आऊँगा, थर्ड में आऊँगा, हालांकि उनका नंबर फिर 20वां या 30वां होता है। वही है, सारे साल स्पोर्ट्स में हम लोग कोई खास ऐसी तैयारियां नहीं होती, लड़ ही रहे होते हैं। आप पढ़ रहे होते हैं फलाना फेडरेशन पर पाबंदी लगा दी, फलाना फेडरेशन ने ऐसे कर लिया। इक़्तिदार की जंग जो है वो चल रही होती है। जो एथलीट्स हैं बेचारे, वो अपने तौर पे जो है मेहनत कर फिर वो कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर आलमी मुकाबलों में जाते हैं। फिर हम लोग तवक्को करते हैं कि ये मेडल जीत कर आएंगे, और वो हारते हैं तो फिर हम उनको बुरा भला कहने पड़ते हैं। अभी जैसे नोह ने ये गोल्ड मेडल जीता है, अभी 1 महीने बाद आप पूछ लीजिएगा 90% लोग उनका नाम तक भूल चुके होंगे। स्टार्स हम बनाते नहीं है, तो जब तक इस तरह के मामलात रहेंगे तो ये तो रहेगा। खेलों को तरजीह देनी चाहिए। हुकूमत जो है कोई भी आए, जब इमरान खान साहब तो खुद स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने सलीम भाई क्रिकेट पे तो हम तवज्जो देते हैं, हॉकी पे भी थोड़ी बहुत देते हैं, हॉकी पे कम है लेकिन क्रिकेट पे देते हैं। और क्रिकेट में हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है वो भी बड़ी मायूस कुन रही है। हम इंडिया से बहुत बुरा हार गए और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्रिकेट पे तो हम तवज्जो देते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, यही हम लोगों ने हाईलाइट भी किया कि क्रिकेटर्स जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छा मुआवजा मिलता है, उनके जो कोचेस जो हैं वो फॉरेन कोचेस भी उनके पास हैं, और उसके अलावा तैयारियों का भी अच्छा मौका मिलता है। उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन न जाने जो वुमेन टीम है उसके साथ क्या हुआ ऐसा कि जो बारबाडोस से भी हारी, उसके बाद शायद उसका जो एतमाद था वो नीचे आ गया और फिर टीम हारती चली गई मुसलसल। लेकिन एक मायूस कुन परफॉर्मेंस हॉकी टीम का आपने जिक्र किया, हॉकी की टीम का भी बहुत मायूस किया। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इन गेम, तो अगर मैं आपसे कुछ सजेशंस बीइंग अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपसे पूछूं इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो कुछ ऐसी सजेशंस जो आपके माइंड में हो जिस पे हम आज से अगर काम शुरू करें स्ट्रक्चर को लेकर तो बेहतर आ सकती है। डू यू हैव समथिंग टू शेयर विद अस? सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े छोड़ें, जो फेडरेशन हैं लड़ाई झगड़े छोड़ें, और जो प्लेयर्स हैं उनको सहूलियात फराहम करें, उनको फॉरेन टूर्स करवाएं, उनको अच्छे कोचेस दें। ऑफिशियल्स खुद बाहर जाने के बजाय प्लेयर्स को भेजें ताकि कुछ सीखें तो और अच्छा परफॉर्म तो करें। कोचिंग उनको जो, जैसे नोह का आपने इंटरव्यू देखा होगा या पढ़ा होगा जिसमें वो कह रहे थे कि उनके पास जो इक्विपमेंट था वो भी उनके वालिद साहब ने जो है वो अपना जो है घर बेच के या किस तरह से करके उनको खुद लेकर दिया, कोई हुकूमती सतह पर या उनको इधर उधर से कोई ऐसी मदद नहीं मिली। तो आप फैसिलिटीज जब नहीं देंगे तो फिर कैसे तवक्को कर सकते हैं? अगर आप इंडिया का स्पोर्ट्स बजट देख लें और हमारा पाकिस्तान का देख लें और वो जाता कहाँ है, ये सब चीजें देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लेयर्स को पहले मेन चीज वही है कि मेरिटोक्रेसी नहीं है, ये मेन ठीक हो गया। अच्छा सलीम खालिक साहब, दूसरे जानिब आप क्रिकेट की बात कर लेते हैं। नीदरलैंड्स का टूर है जी, टीम का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले तो टीम के हवाले से जरा बताएं, क्या ख्याल आता है आपके? हाँ, हमने टीम तो ऐसे मुंतखब की है जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए वेरी गुड। देखिए यूरोपियन टीम तो है ना, वैसे तो ना करें आप। हम लोग डरते बहुत हैं, हमें डर होता है कि बच्चों से हार ना जाए, फिर बड़ा बदनामी होगी, सुनने को मिलेगा। और फिर प्लेयर अपनी जगह भी नहीं छोड़ते ना, जैसे शाहीन आफरीदी हैं, उनको सबको पता है इंजरी सर अच्छा खासा महंगा ट्रिप होता है यूरोप का, आप क्यों प्लेयर्स से चाहते हैं कि वो जगह छोड़ें अपनी? आप तो समझते हैं। अरे वो प्लेयर तो माशाल्लाह इतना बना चुके होते हैं, वो तो जितने चाहे टूर कर चुके होते कर सकते हैं। लेकिन ये चाहिए इसको कि जैसे नेदरलैंड का टूर था, इसमें हमें 4-5 जेन्युइनली जो ऐसे प्लेयर थे, ऐसे जो यंग लड़के थे जिनको ले जाते वहाँ खिलाते। लेकिन हो गया यही, ये कौन से प्लेयर्स हैं, किसकी तरफ आपका इशारा?
जो हमारे जूनियर प्लेयर जैसे अभी कुछ को रखा भी है, जैसे धानी वगैरह को रखा है, तो उनको खिलाएं भी फिर, खिलाना जरूरी है। लेकिन आप देखिएगा खेलेगी वही टीम हमारी जो लगेगा कि आप कहेंगे यार वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, बाबर भी होंगे, रिजवान भी होंगे, शाहीन भी होंगे, अरे इनमें सारी जिम्मेदारी सलीम खालिक साहब बाबर की होगी मेरे ख्याल से। तो होता तो यही है ना, बाबर जो होते हैं तो फिर सारे प्लेयर यही समझ रहे होते हैं कि ठीक बाबर है। सलीम भाई, मुख्तसरन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज येट टू कम, एशिया कप एक्साइटमेंट खून मुंह को लगा हुआ है भारत के पहला एक मैच हारने के बाद। सो हाउ यू सी दैट? 3 मैच हो सकते हैं एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के, और अगर फाइनल में भी दोनों टीमें पहुंची तो आप तैयार रहें जबरदस्त मुकाबलों के लिए। लेकिन इंडिया की टीम जो है पहले वाली बात उसमें है नहीं है। कोहली को भी आपने देखा कि अब कोहली में भी अब दमखम नहीं रहा, अब तो फिलहाल तो टीम में भी नहीं, अभी एशिया कप का स्क्वाड का अनाउंसमेंट उनके नहीं हुआ, तो पता चलेगा बाकी जाके। लेकिन जो उनकी टीम है उसमें वो बात है नहीं, हमारी टीम बड़ी तगड़ी है। हमारे पास T20 के तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा मौका मिलेगा नहीं, और फिर और स्टेडियम भी दुबई का है, तो अब न्यूट्रल वेन्यू है, पाकिस्तान को फायदा तो होगा। थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक। ठीक हो गया, डन डन डन, ठीक, थैंक यू वेरी मच। जीतो या हारो सुनो पे हम गाएंगे और ये डेडिकेट कर देंगे आपको, अल्लाह करे हम जीत ही जाएं। वैसे अल्लाह करे। चलिए जनाब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको देसी फूड में हम दिखाते हैं क्रीम ब्लॉक में अलीशान टिक्का कॉर्नर की शानदार सज्जी। सो देखते हैं। नाजरीन, आज मैं आई हूँ इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक में, जहाँ पर है अलीशान सज्जी वाले, जो कि तकरीबन 40 साल से यहाँ पर सज्जी बना रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं इनके सज्जी की खास बात क्या है, जो लोगों का सज्जी खाने के लिए इतना रश लगा हुआ है। तो क्या ऑर्डर किया आपने आज? हमने इनकी कढ़ाई अच्छी है, हमें बहुत पसंद है, और बारबेक्यू, और सब्जी तो बहुत ही अच्छी है। टेस्ट कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम पहले भी आते रहते हैं। खास बात क्या लगती है इनके खाने की आपको? इनके मसाले बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो जलन वगैरह नहीं होती ना, अच्छा रहता है। अच्छा, कभी घर में ट्राई किया इस तरह की कढ़ाई बनाना? कोशिश करते हैं लेकिन ऐसे बनता नहीं है। क्या ऑर्डर किया आपने? हमने कढ़ाई चिकन कढ़ाई हमने ऑर्डर किया। क्या खास बात लगती है? हाँ, इसलिए हम आते हैं कि इनका फूड जो है वो हाइजेनिक है और इंतहाई मुनासिब स्पाइसी, हर कोई बंदा खा सकता है। अच्छा, यहाँ पर सब्जी भी है, बारबेक्यू भी है और भी चीज़ें हैं, तो आप ज़्यादातर क्या खाती हैं यहाँ? ज़्यादातर बारबेक्यू। आज हमने कढ़ाई लिया, वरना हम बारबेक्यू खाते हैं। क्या खाना पसंद करते हो यहाँ से? यहाँ के कबाब बहुत अच्छे और टिक्के बहुत अच्छे। खास बात क्या लगती है आपको इनके कबाबों की? इनके जूसी होते हैं एक तो, और इनका टेस्ट ज़रा अलग है। इनके मतलब जो मिर्च मसाले हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनकी स्पाइसेस अच्छी हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर। आपने क्या खाया अभी? मैंने यहाँ से सज्जी खाई है। कैसा टेस्ट लगा आपको? डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त। इनके टेस्ट की खास बात क्या लगती है आपको? इनके मसाले बेहतर लगे हैं मुझे दूसरों की निस्बत जो है। ख़ास तौर पे इनके जो राइस थे, ये खड़े खड़े चावल थे, बड़े बेहतरीन लगे मुझे, बहुत मज़े से लगे इनके, और ताज़ा फ्रेश चीज़ थी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर ज़ीशान सिद्दीकी साहब। आप मुझे बताएं, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये जो ब्रांच है इसको हमें 13 साल हो गए रन करते हुए, और वैसे जो हमने बिज़नेस मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था 1981 में हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था मेरे वालिद साहब ने रेस्टोरेंट पर। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ है वो हमारी सब्जी है, और वो विद राइस होती है। उसके बाद हमारे पास मिलाई बोटी है, रेशमी कबाब है जो हमारे मोस्ट जो है वो फेवरेट कस्टमर हमारे लाइक करते हैं, मिलाई बोटी है, और वाइट कढ़ाई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड किस डिश की है? सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो हमारी सब्जी और मिलाई बोटी की है। डिमांड सीज़न के लिहाज से होती है या 4 सीज़न रहती है? सब्जी मिलाई बोटी जो है वो 4 सीज़न है। वैसे हम सर्दियों में जो है वो
ग्रिल फिश सेल करते हैं, उसकी भी डिमांड सर्दियों में होती है। आपके खानों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग बहुत शौक से आपके पास खाना खाने आते हैं? हमारी कोशिश ये होती है हम अपने क्लाइंट को, कस्टमर को अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड करें। हमारी ख़ास बात ये भी है कि हम मसाला जात जो है वो खुद तैयार करवाते हैं, और जो मेरे वालिद साहब 40 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं मसाला जात, वही मसाला जात को लेके हम आगे चल रहे हैं। और ये सारी रेसिपी मेरे वालिद साहब की है। जो हम चिकन यूज़ करते हैं वो डेली बेसिस पे हम फ्रेश लेते हैं। और सब्जी तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? पकाई में जो टाइम लगता है वो 1 से सवा घंटे में सब्जी तैयार हो जाती है पकाई में। आप कितनी तरह की कढ़ाई बनाते हैं? हमारे पास 4 किस्म की कढ़ाई है। चिकन वाइट कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, चिकन देसी घी की कढ़ाई है, चिकन ब्लैक पेपर है और चिकन ग्रीन कढ़ाई है। लोग ज़्यादातर कौन सी कढ़ाई खाना पसंद करते हैं? लोग हमारे से वाइट कढ़ाई, प्लेन कढ़ाई ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में। माशाल्लाह, इतने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, कोई मशहूर शख्सियत आपके पास खाना खाने तो ज़रूर आती होंगी? हमारे पास मशहूर शख्सियत जो है वो इमरान नज़ीर आते हैं हमारे पास खाना खाने के लिए। उसके बाद शुएब अख्तर हमारे पास खाना खाने आते हैं। और सियासी जो लोग हैं उसमें ख्वाजा अहमद हसन आते हैं नून लीग के, PTI के महमूद रशीद साहब। सिंगर्स में जो है वो शफकत इमानत अली हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं। उसके अलावा शेर मियां दाद हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? जी, हम शाम 5 बजे से रात 4 बजे तक जो है वो रेस्टोरेंट हमारा वर्क करता है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए चिकन सब्जी, मलाई बोटी और रेशमी कबाब आ चुके हैं, इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये सब्जी फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। सुबह सुबह आपने सब्जी खा ली है मेरे ख्याल से। अब आप कभी खाएं। क्या मजाक। अच्छा यार, अब शो का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को। कल परसों हमारी छुट्टी है हमारी तरफ से। और मंडे को हमारा आशूर का स्पेशल प्रोग्राम होगा। हाँ, हमारा मंडे ट्यूसडे ऑब्वियसली होगा, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ जरूर देखिएगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लाजमी दीजिएगा और 2 दिन हमें बिल्कुल याद मत कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।